तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि यार सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि अब यहाँ से 11th क्लास पढ़ाई जाएगी पूरी प्रॉपरली ढंग से, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए, मतलब दोनों मीडियम के लिए होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को ये वीडियो मिस नहीं करनी है, बहुत ढंग से देखो यार, मन लगा के देखो, और मैं आपके साथ पूरी तरीके से मेहनत करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से। यार तो चैप्टर जो है हमारा वो होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यह आपका चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सरल रेखा में गति भी कह सकते हैं। तो दोनों मीडियम वालों के लिए होने वाली है ये वीडियो। तो भैया आपको पेन पेंसिल लेके, जो भी है पेंसिल बना रहे होंगे, बड़े हो गए हमारे बच्चे, तो आपको नोट्स बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से यहाँ पे तैयार करने हैं अपने, और एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपकी जेईई मेंस और नीट के लिए भी तैयार हो सके। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा से गति, ये आपका चैप्टर है। देखो जितने इससे पहले छोटे चैप्टर है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या आपको कि वो लास्ट में आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो एक बेस है अपना, अच्छा, ठीक है। तो आपने इससे पहले 9th क्लास में भी ये मोशन, रेस्ट और ये स्ट्रेट लाइन ये सब तो पढ़ा ही होगा, यानी कि ये चैप्टर जो आपका 9th क्लास से मिलता जुलता चैप्टर है। 9th क्लास में आप जरूर पढ़ के आए हैं कि ये मोशन क्या चीज़ है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सब पढ़ के आए हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो रहा है एक बार नए तरीके से। 11th क्लास में देखा क्या नया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मोशन असल में क्या चीज़ है, उससे पहले जाने से पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचें आती हैं, ठीक है, तो जिनमें हम ये सब के बारे में पढ़ते हैं वो आती है सबसे पहली मैकेनिक्स, ठीक है। एक जनरल नॉलेज वाली चीज है, आज इंट्रो चलेगा, कुछ नहीं, आज बहुत बेसिक चीज चलेगी, ठीक है। इसके बाद लेवल एडवांस में बढ़ते रहेंगे हम लोग, और फिर भैया धीरे धीरे ये चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हमें ये सब स्टडी करना है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट असल में रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि क्या कर रही है, वो कोई ना कोई गति कर रही है, यानी कि विराम में है, या फिर वो गति अवस्था में है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु गति और विराम दोनों में होगी और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं इस स्थिति में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स कहलाएगी फिजिक्स में। और भैया आपको ये बता दूं मैं कि जो मैकेनिक्स है ना, ये बहुत ही पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की, यानी कि कहो कि जैसे फिजिक्स आई थी तो मैकेनिक्स आ गई थी, आप कह सकते हो, ठीक है। न्यूटन के टाइम की कहानी है ये सब, जब न्यूटन पूरा ये मतलब फिजिक्स एक तरीके से उभर रही थी अपने दम में और आगे निकलने वाली थी, तो वहां से हम लोग ये स्टडी करेंगे। और हम लोग 11th क्लास में कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, बहुत पुरानी फिजिक्स पढ़ेंगे। पुरानी फिजिक्स मतलब न्यूटन के टाइम की फिजिक्स को हमें पढ़ना है ढंग से, ठीक है। तो मैकेनिक्स असल में क्या है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वस्तु की गति और विराम स्थिति का अध्ययन करते हैं, वो आपकी मैकेनिक्स या कहो कि अभियांत्रिकी कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। तो मैकेनिक्स में आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिक्स में भी क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें आती है मैकेनिक्स में, फटाफट से इसे बताता हूँ। तो मैकेनिक्स में भी क्या है, मैकेनिक्स के अंदर 3 चीज और आती है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका मैकेनिक्स में स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। अब ये स्टैटिक्स क्या चीज होती है यार, चलो मैकेनिक्स को पता चली कि भाई यहाँ रेस्ट में और मोशन में हम लोग पूरी स्टडी कर रहे हैं किसी वस्तु की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, वो मैकेनिक्स है। अब अगर मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी तो कर रहे हो, ठीक है, मतलब स्टडी चल रही है, बढ़िया करके पढ़ रहे हो, और वो स्टडी किस रूप में हो रही है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, वो अगर रेस्ट में है, ठीक है, तब आप बोलोगे कि वो स्टैटिक्स है। भैया ब्रांच वो फिजिक्स में क्या करेगी, स्टैटिक्स कराएगी, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो रेस्ट में है और आप उसकी स्टडी कर रहे हो कि वो रेस्ट में क्यों है, उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो भैया वो स्टैटिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब सेकंड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है काइनेमेटिक्स, ठीक है।
काइनेमेटिक्स। अब ये क्या चीज है, ठीक है। तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं, वो काइनेमेटिक्स होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया मोशन में तो है, लेकिन हम उसमें ये नहीं समझते कि उसका मोशन किस कारण से हो रहा है, ठीक है, यानी कि विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग जब ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। मतलब पता तो चल रहा है कि हाँ यार वो चीज मोशन में है, गति कर रही है, लेकिन किस वजह से गति कर रही है, क्या रीजन थे, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका काइनेमेटिक्स आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका मैकेनिक्स के अंदर, ये सब मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बताऊं, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है और ये बेसिक चीज है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे डायनेमिक्स, ठीक है। अब डायनेमिक्स में क्या होगा, इसमें भी सेम आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वही कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं भैया, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी करी जाती है, लेकिन 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 इस समय आप लोग उसके मोशन की, भैया क्यों मोशन हो रही है, इसका क्या रीजन है, इसको भी जब कंसीडर करने लग जाए, ठीक है, यानी कि इस बार आप इसके मोशन के रीजन को कंसीडर कर रहे हैं, या कहो कि किस कारण से, कॉजिंग ऑफ मोशन, मोशन कॉजिंग ऑफ मोशन, ठीक है, इसको भी जब मैं कंसीडर करने लग जाऊंगा ना, तो ये डायनेमिक्स कहलाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये डायनेमिक्स हो जाएगा। तो तीन सिंपल ब्रांच थी मैकेनिक्स के अंदर, स्टैटिक्स आ गई, काइनेमेटिक्स आ गई, डायनेमिक्स आ गई। तो इन सबको ही हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, और यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो बेसिक चीज की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने रेस्ट और मोशन के स्टडी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन असल में रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो फटाफट से आप हेडिंग लगा दें कि असल में रेस्ट होता क्या है। बहुत सिंपल चीजें आज बेसिक ही चलने वाला है। रेस्ट को बोलते हैं हम लोग विराम, विरामावस्था है, विराम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया रेस्ट में क्या चाहिए, जैसे मान लो आपको पता है कि अगर ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड जैसे कैसे रखा हुआ है, अगर मैं इसको कुछ नहीं करूं तो ये आज भी इस कमरे में ऐसे का ऐसे ही रखा है, ठीक है, आज भी ऐसे ही है कमरे में, और कल भी ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा, और भैया जब तक इसमें कोई इसको इधर उधर नहीं करेगा तो ये ऐसे का ऐसे ही रखा जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, आप अभी 8 बजे के करीब आए, आपने इसकी पोजीशन को ऐसे का ऐसे देखा, फिर अगर ये अभी भी कोई नहीं, अगर मैं इसको उठा के नहीं लेके जा रहा हूँ, इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, तो कल सुबह अगर मैं यहाँ पे 8 बजे के करीब आऊंगा तो भी इसकी पोजीशन मुझे ऐसी कैसी लग रहेगी, ठीक है। तो रेस्ट में मैं कहूँगा रेस्ट में, इसका मतलब क्या समझ में आया कि रेस्ट में वो चीज होती है जिसकी जो पोजीशन है, ध्यान से देखना, पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो वो चीज हमारी रेस्ट में कहलाती है। जैसे अभी यहाँ पे एक पॉइंट में बना के चला जाऊँ, अब टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो भी ऐसी चीज है, टाइम चलता ही रहेगा, लेकिन क्या आपको इस बिंदु की पोजीशन अभी ये वीडियो जब तक चल रही है क्या आपको इधर उधर नजर आ रही है, नहीं, इसका मतलब आप कहोगे रेस्ट में है, ठीक है। तो रेस्ट या कहो विरामावस्था वो चीज है, मतलब वो स्थिति है जहां पे वस्तु की पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो है वो चेंज ही नहीं हो रही हो, ठीक है, पोजीशन नो चेंज इन पोजीशन, आप ऐसे लिख सकते हो, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है, यानी कि वो विराम में है, ठीक है। समय के साथ साथ अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो किसी वस्तु की, तो हम कहेंगे कि हम विराम में, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। अब सेकंड चीज आती है कि मोशन क्या चीज है, मोशन यानी कि गति, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आप, मैं, ठीक है, अभी यहाँ पे हूँ, अब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और टाइम तो चल ही जा रहा है, अब मैं इधर आ गया, तो अब क्या देख रहे हो आप, कोई भी देखेगा वो कहेगा हाँ यार ये मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मोशन का मतलब सिंपल सा ये है यार कि अगर टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन में भी इधर उधर चेंज आ रहा है, यानी कि अभी मैं इधर था और अब थोड़ी देर बाद मैं इधर आ चुका हूँ, तो आप मेरी पोजीशन में चेंज देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो आप कहोगे कि यार वो चीज या वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन है, गति है,
ठीक है। मतलब अगर टाइम के साथ साथ मेरी गति में, सॉरी गति नहीं, मेरी स्थिति में चेंज हो रहा है, मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो गति में है चीज, ठीक है, मोशन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ मोशन में पोजीशन में चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखने वाली चीज है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जो मोशन और रेस्ट है, या रेस्ट और मोशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, रिलेटिव टर्म मतलब एक दूसरे के आपेक्षिक है, क्या कहो, सापेक्ष है। इसका क्या मतलब हुआ यार, चलो ये बात तो समझ में आ गई, हमें मोशन थोड़ा बहुत समझ में आया, रेस्ट की कंडीशन समझ में आ गई क्या होती है, लेकिन ये क्या है, ये मोशन और ये रिलेटिव टर्म्स मतलब कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। अब ये कैसे, इमेजिन करो आप लोग यार, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल होगा, हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। इमेजिन करो अपने आप को कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपके साथ ही एक आपका फ्रेंड बैठा है, और ट्रेन तो चल रही है, ठीक है, लेकिन आप और आपका फ्रेंड जो है सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। आप अपने फ्रेंड को वहीं देख रहे हो बिल्कुल, ठीक है। आप कहोगे कि यार आपका फ्रेंड और आप जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। आप ये तो कहोगे क्योंकि आप ट्रेन के डब्बे में बैठ चुके हैं और आप कोई गति नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं हो रही है, आप बैठे पड़े हो उसमें, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को अगर देख रहे हो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यार मान लो मेरा नाम जैसे राहुल है, ठीक है, और मेरा दोस्त कोई योगेश आके बैठ गया, तो भैया योगेश बोलेगा राहुल रेस्ट पे है, क्योंकि मैं उसे गति में नहीं दिखा, बिल्कुल भी मोशन करते नहीं। लेकिन स्टेशन से बाहर अगर मान लो कोई तीसरा बंदा खड़ा हुआ है और ट्रेन तो दौड़ रही है बड़ी तेज स्पीड में, बाहर कोई सी बंदा था, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि यार अरे भैया राहुल तो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या समझ पा रहे हो इससे कि एक टाइम पे, ठीक है, मैं जो अंदर, अगर मैं देखूं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं मैं, और ट्रेन के अंदर जो बंदे बैठे हैं उनके लिए मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं, लेकिन बाहर वाले बंदे के लिए ट्रेन के अंदर बैठा हूं, ट्रेन चल रही है, तो इसका मतलब मैं भी चल रहा हूं, ठीक है। तो ये साफ पता चल रहा है कि भैया मोशन और रेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं किसी एक बंदे के लिए, ठीक है। इसको और ऐसे समझो, जैसे क्या कहना चाहूँ, इमेजिन कर लिया होगा ऐसे, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल रही है अपनी आगे इधर की तरफ स्पीड में, ये हम बैठे हैं, ठीक है, और ये कोई हमारा एक दोस्त बैठा है, मेरा नाम है ए, दोस्त का नाम है बी, ठीक है। अब ट्रेन चल रही है, मैं बैठा हूं और ये भी बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है कि ए, ठीक है, बी कह रहा है ए रेस्ट में है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि हम तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, हमें तो भी है, ट्रेन चल रही है लेकिन हम तो बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को रेस्ट पे बोलेंगे। बी ने कहा ए रेस्ट पे है, लेकिन ट्रेन के बाहर ही, ट्रेन के बाहर कोई बंदा सी भी था, ठीक है, उसने क्या देखा, उसने देखा ट्रेन स्पीड से गति कर रही है, ठीक है। अब ट्रेन गति कर रही है, इसका मतलब हम दोनों भी उसके लिए, भैया उसको मैं भी जाता हुआ नजर आऊंगा, तो भैया सी कह रहा है कि ए जो है वो क्या है, मोशन में, मतलब ए अब गति कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि एक टाइम पे ए रेस्ट पे भी है, एक टाइम पे ए मोशन में भी है। तो ये साफ पता चल रहा है कि रेस्ट और मोशन में वो रिलेटिव टर्म्स है, मतलब वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर मेरे लिए वो रेस्ट पे है तो शायद किसी और के लिए वो मोशन पे भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग, जब तक इसको मैं बता देता हूँ, नोट कर लो आप। तो स्टूडेंट ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। एक और बेसिक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये मैं कमेंट करके बता दो यार, ठीक है, क्या इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है, नहीं, ये आपको मुझे बताना है। यानी कि क्या वास्तव में सही में कोई चीज रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो बताएगा उसको प्यारा सा दिन मिलेगा मेरी तरफ से भैया चैनल का, और एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई मिलेगा, और अगली वीडियो में उसका नाम अनाउंस करा जाएगा अगर आप लोग बताएंगे कि क्या सही में ऐसा होता है, और हाँ रीजन भी बताना होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन बताएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अपने। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बहुत ही सिंपल, मोशन, ठीक है। मोशन होती है आपकी तीन तरीके की, वैसे देखो मोशन बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। जब तक फिजिक्स में कदम रख दिया है तो मोशन पढ़नी है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे सबसे बेसिक जो मोशन आती है वो आपकी है वन, देखो 3 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा देख लेना यार, क्योंकि अपना भी हिसाब थोड़ा ऐसे ही है स्पेलिंग में
इसको हम लोग कहते हैं एक विमीय गति। मैं देखो हिंदी मीडियम के लिए भी करा रहा हूँ, क्योंकि भैया हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी ज़्यादा जरूरत है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी ज़्यादा जरूरत है। विमीय गति, ठीक है, एक विमीय गति। तो ये वन डायमेंशनल मोशन असल में है क्या, एक विमीय गति है क्या, ठीक है। तो आपको पता है, नॉर्मल तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ का होती है हमारे निर्देशांक, ये होते हैं हमारे तीन, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है इधर जेड, ठीक है। अब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, मैं चाहूँ तो एक्स इधर लिख लूँ, जेड इधर लिख लूँ, वाई इधर लिख लूँ, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई किधर कैसे ले लो। अब अगर मान लो हमें पता चला कि कोई चीज है, ठीक है, वो इधर है, तो हम मैथ में उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे दिखाते थे, एक्स वाई जेड करके, ठीक है। स्पेस में अगर वो है तो हम एक्स वाई जेड करके दिखाते थे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब देखो, अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। देखो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है ना, अगर मान लो आपके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, इसमें से केवल एक कोऑर्डिनेट, केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट अगर आपकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, अगर एक कोऑर्डिनेट आपकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया वो जो ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट केवल इन एक्सिस पे ही चल रहा हो, केवल इन एक्सिस पे इधर या फिर वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ, केवल इन लाइनों पे, जिसे मैं कह रहा हूँ ना लाइन, ठीक है, इस पे अगर चल रहा हो तो हम कहेंगे कि वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस केस में हमेशा ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जो मोशन हो रही होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सरल रेखा में गति हो रही होगी। किस केस में, वन डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि वो केवल अक्षों में चल रहा है, केवल और केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चल रहा है, वो भी एक, ठीक है, एक्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, इस पे। तो इस केस में सरल रेखा में गति होगी इसकी। अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल सबसे सिंपल है आपका, अगर मान लो मैं किसी चीज को नीचे गिराता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी चीज को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, ग्रेविटी के प्रभाव में अगर वो नीचे गिर रही है, ठीक है, तो वो हमारी वन डायमेंशनल मोशन होगी। क्यों, क्योंकि वो केवल एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ रहे हैं। सेकंड केस में आप अगर देखना चाहो तो सबसे सिंपल है आपका ट्रेन की मोशन सामने दे रखी है, ठीक है, सिंपल एक लाइन में चल रही होती है ट्रेन, तो वो भी आपका वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या, जब केवल और केवल व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से टू डायमेंशनल मोशन में। टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। अब ये क्या चीज होगी, ठीक है, टू डायमेंशन मतलब जो भैया दो डायमेंशन में हो रही है वो चीज। और इसका मतलब क्या है, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, किनकी, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे भैया एक्स और वाई की पड़ गई जरूरत, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अब ये क्या समझ में आया, चलो टू हमें इतना समझ में आ गया, मतलब मोशन किधर होगी ये बताओ। तो भैया जब भी एक्स और वाई या केवल दो डायमेंशन की जरूरत पड़ रही होती है, तो इस कंडीशन पे जो मोशन है वो हमेशा प्लेन में होगी, ये बात ध्यान रखना, प्लेन को या तल को, किसी तल में। वन डायमेंशन में सरल रेखा में हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में, टू डायमेंशन में प्लेन में होगी, तल में होगी। कहने का मतलब है वो यहाँ इधर होगा कहीं इस दीवार में, ठीक है, आपने कमरा देख रखा है ना, ठीक है, कमरे में किसी भी दीवार के ऊपर अगर कोई चीज, जैसे कीड़ा चल रहा है दीवार के ऊपर, तो वो आपका टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब वो एक दीवार में है, एक प्लेन में है, ठीक है, तो आपका टू डी मोशन होगी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, बहुत सिंपल एग्जांपल, ठीक है। और अगर आप सेकंड में देखना चाहते हो तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम लगेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कुछ इस तरीके से मोशन, आप बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसे करके जाती है ना यार ऊपर, ठीक है, ये बॉल फेंकी तो बॉल इस तरीके से फ्लो करते हुए ऊपर और नीचे ग्राउंड में आती है, तो ये आपका 2D मोशन का एग्जांपल होगा, टू डायमेंशनल मोशन, और प्लेन में होगी सिंपल, जब केवल और केवल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस
डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरी मोशन को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन, और प्लेन में हमेशा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 डायमेंशन से आगे बढ़ते हैं हम लोग और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, यानी कि त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिविमीय गति। तो बहुत सिंपल है, आप होशियार समझ गए होंगे कि भैया इस केस में क्या होगा, जब केवल और केवल क्या भैया 3 बजे तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या कर रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे मोशन को किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो हमारा मोशन इस कंडीशन में क्या करेगी, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। यानी कि इस केस में x हो गया, y हो गया और z, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये मोशन यहाँ हो गई, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन स्पेस में हो रही है, इसका मतलब यार। ठीक है, कमरे में ये मार्कर जो मेरा इधर दिख रहा है, ठीक है, ये अगर ऐसी ऐसी गति कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, मुझे इससे लेने देने, लेकिन एक स्पेस में हो रही है गति। ठीक है, वो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन को शो करता है। किसी भी दीवार में नहीं हो रही, कोई लाइन में नहीं हो रही, सीधा स्पेस में। ठीक है, ध्यान रखना स्पेस में जो मोशन हो रही है वो आपकी 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि x, y और z सभी तीनों कोऑर्डिनेट इसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे कोई भी आपका भैया मच्छर वगैरह जैसे उड़ रहा है आसानी से, तो हवा में उड़ रहा है, वो 3D मोशन कर रहा है। सबसे बड़ी एग्जांपल एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है, तो वो 3D मोशन के एग्जांपल है। तो जब भी x, y, z ये तीनों एक्सिस, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हो किसी की मोशन को, तो वो समझ लो 3D मोशन हो रही है वहाँ पे। तो ये 3 बेसिक हमारी यहाँ पे मोशन थी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही सिंपल चीज थी। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यार अगर तक देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, और आगे भी यार वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि आपके काम की चीजें हैं। बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पूरा कोर्स रखा जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में लास्ट 2 टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है यार, वीडियो के एंड तक आपको बने रहने के लिए धन्यवाद पहले से ही मैं दे देता हूँ, क्योंकि यार आप इतनी मेहनत करना चाह रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, तो यार फिर अपनी तरफ से भी फुल सपोर्ट होगा यार, देखना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस के बारे में। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आज की जो वीडियो है वो बहुत बेसिक होने वाला है, बेसिक। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि रेस्ट मोशन क्या होगा, ये सब हमने बहुत कुछ, ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ी। उसी में सबसे अगला बेसिक जो आता है वो आता है डिस्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं दूरी। ठीक है, हमारे हिंदी मीडियम के भी जो छात्र हैं उनको भी फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। ठीक है, हाँ फुल सपोर्ट। तो भैया यार अब क्या है, डिस्टेंस क्या चीज होती है, या आप लोग 9th क्लास में जरूर पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर से हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा था, और यहीं आके जो भी है पढ़ाई स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है, 11th क्लास देखो वो क्लास होती है जहाँ पे बच्चा बहुत मस्ती में होता है, और फुल मस्ती करते हुए वो पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेता, जिस कारण से वो हमेशा फिर उसकी हालत थोड़ी सही नहीं होती। क्योंकि यार बेसिक जो है ना वो आपका 11th में शुरू होना है। आप केमिस्ट्री उठा लो, ठीक है, मैथ उठा लो, फिजिक्स उठा लो। हाँ मैं मानता हूँ कि जितनी हम फिजिक्स पढ़ते हैं 12th में, उसका 11th से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कुछ सीख के ही जाते हो, ये बात तो कंफर्म है। और चलो आप नहीं मानते 12th में उसका नहीं है यूज, लेकिन यार जब आप 12th के बाद जाते हो किसी कंपटीशन में, तो वहाँ 11th भरपूर मात्रा में आपको दिखेगी। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो अपना, और लग जाओ तैयारी में शुरू से। तो डिस्टेंस असल में क्या है, डिस्टेंस जो है वो है एक तरीके से एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। आई बात समझ में? ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ मतलब एक तरीके से पथ की लंबाई, वो भी सही वाली भाई, पथ की लंबाई, सही वाली लंबाई, ये आपका क्या कहलाएगी? ठीक है, लिख दिया ना लंबाई। तो ये आपका दूरी कहलाएगी या लेंथ कहलाएगी। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रास्ते पे चल गया, ठीक है, चलने के बाद उसने ये मीजर करा, ये नापा कि भैया वो तो 10 मीटर चल गया, तो वही उसने क्या बोल दिया कि मेरी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, ये लेंथ दिखाया, ये रास्ता था, ये कोई चीज थी, ठीक है, 10 मीटर की चीज थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और ये पॉइंट, ये कैसा बना दिया मैंने, हाँ, ए से लेके पॉइंट बी तक आ गया, और बी तक आने के बाद अब ये कह रहा है कि असल में चला कितनी दूर। तो इसने देखा कि इसकी जो लेंथ थी इस पूरे पाथ की, जिसमें ए से बी तक गया, ये 10 मीटर थी, तो इसने बोल दिया कि ये डिस्टेंस है भाई मेरी, ये क्या है, मेरी डिस्टेंस है।
असल में डिस्टेंस जो होती है वो होता है एक्चुअल पाथ जो हम चलते हैं उसका लेंथ, ठीक है। मैं जो रास्ते से चल रहा हूं मैंने उसको लेंथ को नाप लिया और वही क्या कहलाएगा डिस्टेंस वैल्यू। एक्चुअल शब्द लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना अभी डिस्प्लेसमेंट में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल नहीं आता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना कितना सारा चल लोगे लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो पे पहुंच जाता है। आप इतना सारा चल लोगे लेकिन फिर भी भैया कोई अगर आपसे कह दे आप 3 किलोमीटर चल के आ रहे हो, आपको कह दे कि भाई आप जीरो चले, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, आपको क्या क्या गुस्सा इधर वाला लेवल आ जाएगा। लेकिन वो डिस्टेंस जो है ना वो आपकी सच्चाई को शो कर रही है, वो बता रही है कि यार सही में बंदा 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल पाथ जो होता है मतलब एक्चुअल लेंथ जो होगी वही हमारी डिस्टेंस करेगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, आपने तो भैया आप जितना चल गए आपने बस उसकी लेंथ को मेजर कर लिया, वो आपने डिस्टेंस बोल दी। तो यहाँ पे डायरेक्शन हैज नो मीनिंग, ठीक है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन हैज नो मीनिंग, ठीक है। मतलब डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही भैया रास्ता ऐसे कर लिया मोड़ लिया एकदम कि हमें नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसमें केवल और केवल डायरेक्शन है तो भैया ये क्वांटिटी जो आती है वो आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन मतलब आपकी होगी दिशा, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई गति में, इसलिए ये जो राशि है वो एक अदिश राशि की कैटेगरी में आ जाती है। चैप्टर नंबर 4 में यही पढ़ने स्केलर ये सब और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी आपको पता चलेगा अदिश सदिश असल में क्या चीज होती है, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी मैं आपको बता दूं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी हम उसे स्केलर बोलेंगे, अदिश बोलेंगे, जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होगी तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी जो यूनिट होती है मात्रक जो हम है इसका, हम इसे नापेंगे किसमें, इसको हम लोग नापते हैं एसआई पद्धति में, मीटर में, ठीक है, खाली मीटर लगाना। और सीजीएस में हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर। यूनिट मतलब मात्रक मीटर, ठीक है, एमकेएस पद्धति में मीटर होगा एमकेएस इसमें और सीजीएस में सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आपको समझ में आने स्टार्ट हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये बुक में एग्जांपल था तो ये मैं आपको करा दूं। देखो एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ भैया हम जहां चल रहे हैं हमने इसकी लेंथ नाप ली, बस वही डिस्टेंस बोल दिया मैंने। अब ये बंदा पहले ए से बी पे गया, ठीक है, 2 मीटर की दूरी तक चल के, फिर बी से सी पे गया, ये यहाँ पे हमने मान लिया कि ये 3 मीटर की दूरी चल के गया, फिर ये कहाँ पे आया, सी से ए पे आया और इस समय यहाँ पे 3 मीटर मान लो। तो अगर मैं देखूं कि ये बंदा ए से बी पे 2 मीटर आया, बी से सी पे 3, फिर यहाँ से 3, तो टोटल असल में इसने कितनी लेंथ कवर करी, तो आप क्या करेंगे इन तीनों को उठा के जोड़ देंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस बनेगी असल में वो होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इन तीनों को उठा के ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये भैया इसकी लेंथ हो जाएगी और तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस होगी, आई बात समझ में, तो ये होता है डिस्टेंस। अब इसी से रिलेटेड एक और नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको जल्दी से नोट करो फटाफट से, मैं डिस्प्लेसमेंट का आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट अगला जो टर्म आता है यानी कि अगला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। यार ये बहुत ही अच्छी चीज है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन हिंदी में, विस्थापन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं दूरी तय कर रहा हूं यानी कि मैं फिर से कोई ना कोई लेंथ तय कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो लेंथ इस तरीके से है कि भैया इस बार मैं डायरेक्शन का भी बहुत ध्यान से क्या कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं। मतलब डायरेक्शन को देख, किसी ने मुझसे बोला कि भैया आपको नॉर्थ ही जाना है, तो अगर मैं नॉर्थ में ही जा रहा हूं, मतलब डायरेक्शन को मैंने बिल्कुल एक तरीके से अपने साथ रख लिया है, तो उस कंडीशन में जो हमारी लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन ये प्योरली एक तरीके से परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है, एक डेफिनेशन परफेक्ट वाली नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दैट, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कह दो या लेंथ, भैया हमें पता चलेगा ये लेंथ है सर, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो भी है यार, थोड़ा देख लो यार, ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन
इनिशियल एंड इनिशियल फाइनल पॉइंट इसको और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है, यानी कि आपका इनिशियल रास्ता और फाइनल रास्ते के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी ना, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ, वो ही हमारा क्या कहलाएगा भैया, वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आएगा समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये बंदा ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से ए पे, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे असल में मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा अगर ए से बी में और बी से सी में जा रहा है, ठीक है, अब ये वाले को छोड़ दो, यहाँ को आई नहीं रहा, तो आप बता सकते हैं कि असल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ये ए से बी में, बी से सी में आ रहा है, ठीक है। तो भैया देखो, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, अरे ये तो पैरों में आने लगी ना, पैरों में आने लगी। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो क्या हो जाएगा, ये ए से बी में गया, बी से सी में गया, ठीक है। हमने जितना लेंथ चली हमने उसको मेजर करा और वो 2 और 3 5, ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमसे कहता है कि भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको तो अपनी इनिशियल पोजीशन देखनी है और लास्ट में आप कहां पे पहुंच गए, फाइनल पोजीशन सी पे। आप कुछ मत करो, आप इसके इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या एसी हो सकती है, आप कहोगे यस, ठीक है। एक रास्ता ए से बी, बी से सी जाते हुए आ रहा है, तो ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं हो सकती ना। शॉर्टेज डिस्टेंस तो आपकी कौन सी होगी, ए से सी तक। तो ये आपका इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डायरेक्शन भैया अभी मुझे किसी ने बोला कि आपको सी पे पहुंचना है, अब अगर मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो मैं उसे डिस्टेंस की कैटेगरी में रख दूंगा। लेकिन अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन होगी तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जाऊंगा, क्योंकि यार देखो सीधी बात है, अगर मान लो हमें कोई कामयाब इंसान बनना है, कुछ करना है, ठीक है, अब कुछ बहुत देर में बनती है क्योंकि भाई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन होती पहले इधर जाएंगे, वहां से उन्हें नहीं रिजल्ट मिलेगा तो इधर आएंगे, वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लास्ट में जाके वो फिर कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बंदे पे एक डायरेक्शन है, उसे पता है कि मुझे यही करना है, तो वो शुरू से लेकर एंड तक वही करेगा, तो वो जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसके बाद शुरू से ही उसका एक एम था, उसको पता है कि मुझे शुरू से यही जाना है, तो शुरू से उसने उसी पे मेहनत करी। अब एक तो पहले इधर का कुछ किसी ने बता दिया, किसी ने इधर बता दिया, तो वो बहुत देर में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो 3-4 जगह से पहले धोखा खाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो आपका वो सबसे कम लेंथ होती है, ध्यान रखना। अब डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो भैया ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, कौन सी होगी, ये होगी आपकी, अरे भैया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब सदिश राशि, सदिश राशि है। और एक चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। कब कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा आपकी ये चीज नोट करने वाली है, नोट करो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो डिस्टेंस है भैया, लेंथ जो होगी किसी चीज की वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो जीरो हो सकती है। भैया लेंथ ही नहीं है तो जीरो, और अगर है तो प्लस हो जाएगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है आपका, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या फिर वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये बहुत मजेदार बात बोली, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे होगा, बच्चे प्रॉब्लम में आ जाती है कि यार चलो एक हद तक तो हमें हो रहा है जीरो, जीरो मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं चली, कोई हमने कोई लेंथ ना भी, अरे नेगेटिव कैसे बोल रहे हो यार, ये तो बड़ी बहुत ही ज्यादा मात्रा वाली बात हो जाएगी। तो नेगेटिव होगा, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा। पहले यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। तो यूनिट में है तो लेंथ ही है तो डिस्टेंस ही, तो इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी एमकेएस में, और सेंटीमीटर में होगी सीजीएस में, ठीक है। दो चीजें फटाफट नोट करो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि माइनस में कैसे हो रहा है। यार ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो रही है बच्चों में। स्टूडेंट अब देखो यार डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, और थर्ड केस में कैसे जीरो होगा, ये फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार देखो, अगर यहाँ पे आप फर्स्ट केस को देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान रखना कि वो हमेशा O to A जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में से राइट साइड में जा रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट थी O से A पे गई, हमने मान लिया x1 और वो मैंने जानबूझ के 2 मीटर लिख दिया ताकि और थोड़ा एक्सप्लेन हो सके अच्छे तरीके से। तो
O से A पे आ रही है x1 डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। यही सेम चीज अगर मैं O से B पे देखूं जो आगे जा रही है वो x2 डिस्टेंस में आ रही है, तो असल में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये A भी डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मेरे लिए वो वस्तु A से B पे मैं उसको डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहा हूँ, तो A से B में असल में वो गई तो उसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे x2 वाले में से, सॉरी इस पूरे x2 वाले में से अगर मैं इतनी चीज x1 घटा दूंगा, कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास AP आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मुझे ये AP चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे x2 वाले में से अगर इतनी चीज x1 घटा दूंगा, इतनी चीज मैं अगर घटा दूंगा जो मैंने कवर कर दी है, तो मेरे पास AB आ जाएगा, ठीक है। x2 अगर आप देखो तो 5 मीटर है, 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 मीटर, जो कि क्या है भैया पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ी संख्या। इसका मतलब यहाँ पे इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर अब मैं यही सेम चीज इधर देखूं नीचे वाले केस में, जिसमें अब मैं लेफ्ट से राइट में आऊं, मतलब कुछ इस तरीके से मेरी मोशन होगी, ठीक है, इस तरीके से मैं आ रहा हूं, तो भैया फिर वही यहाँ से O से लेके A B तक की, यानी कि B से लेके O तक की डिस्टेंस को मैंने x1 बोल दिया, और यहाँ तक की और A से लेके O तक की डिस्टेंस को x2 बोल दिया। तो मैं फिर ये देखना चाहता हूँ कि असल में B से A तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगा भैया, क्या करना है मुझे, इस पूरे वाले में से अगर मैं कहूँ कि आप x1 में से x2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास A भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आ तो इस तरीके से रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा भैया, मेरे लिए ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये यहाँ को ये फाइनल है, फाइनल में से हम लोग इनिशियल वाली हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो x2 में से जब मैं ये बड़ा वाला x1 घटाऊंगा, x2 क्या था अपने पास, ये एक छोटे डिस्टेंस है 2 मीटर ही मान के चलो, तो अगर मैं 2 में से -5 कर रहा हूँ तो मेरे पास माइनस में आ रहा है 3 मीटर, जो कि क्या है 0 से छोटी है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है। और थर्ड केस जो है हमारा वो ये बनता है, जिस पॉइंट से मैं चला अगर मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊं, ठीक है, या कहो कि मैंने एक ऐसा रास्ता कवर करा, ठीक है, जो एक क्लोज पाथ था, क्लोज, ठीक है, क्लोज पाथ में क्या होता है, हम लोग जिस रास्ते में चलते हैं वहीं आ जाते हैं। आप तो इतना दिमाग में रखो कि हम जहां भी चले गए वहीं आ जाए, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे सर्कल में मैं जिस पॉइंट से चला गया उसी पॉइंट पे आ गया, तो भैया उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस थे आपके। तो आज की वीडियो में हमने बहुत बेसिक चीजें समझी, अगली वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम उससे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे अच्छे। तो वीडियो देखो लंबी तो होंगी, लेकिन वीडियो जानदार होगी, ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। वीडियो को यार लास्ट तक देखने, फिर से एक बार थैंक यू बोलूंगा, और उसका आंसर जरूर कमेंट करना जो मैंने आपसे पूछा था, कल मैं फिर आंसर बताऊंगा उससे अगली वीडियो में। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।